अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान इस वक्त महंगी घड़ी से नाजुक घड़ी में दाखिल हो चुका है। नुसरत जावेद साहब, आने वाले दिन और तारीखें बड़ी ही अहम हैं। मुख्तसरन मैं आपको कैलेंडर बता दूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि 24 नवंबर को काबीना का इजलास बुला लिया गया है। 24 नवंबर को ही ये खबर है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म तुर्की के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। इसकी तस्दीक दफ्तर ख़ारजा सरकारी तौर पे नहीं कर रहा, मगर ये खबरें आम हैं। 25 नवंबर की डेडलाइन वफाकी हुकूमत ने रखी है। ऐलान किया है कि उस वक्त तक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हुकूमत कर देगी और राना सनाउल्लाह के मुताबिक समरी आए या ना आए, फैसला तो हो जाना है। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी के मुकाम पर धरना देना है। खैमा बस्ती वहाँ पे बन रही है। और 27 नवंबर को एक बड़ी अहम रिटायरमेंट होनी है। ये बड़ी वाली नहीं है लेकिन छोटी रिटायरमेंट है। और फिर 29 नवंबर को बड़ी वाली रिटायरमेंट होनी है। मालूम नहीं हो रहा कि जो हमारे रिटायर होने वाले आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो अपनी कमान की छड़ी किसके हवाले करके जाएंगे। पता नहीं है कि वो शख्स कौन होगा। इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर कहें कि $1 बिलियन तो वो भी शायद अब गलत ना होगा। देखो, ये सवाल जो है जो आप उठा रहे हो, यकीनन इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त के $1 बिलियन क्वेश्चन, लेकिन इस सवाल का जवाब फराहम करना ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में है। हमारे यहाँ कहने को एक तहरीरी आइन मौजूद है। वो आइन जो है उसकी एक शिक मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहा, 243, वो वजीर आजम को ये अख्तियार फराहम करती है कि वो जब एक आर्मी चीफ ने रिटायर होना हो तो उनके सक्सेसर को, उनके जानशीन को नामजद करते। इस वक्त जो हाड़ाहुड़ी का आलम हर तरफ है और कहीं जाओ कुछ करने जाओ, अब तो ये आलम आ गया है कि कुछ लोगों ने को सौदे करने होते हैं ना, तो ईमान से मुझे कम से कम 3-4 बंदे बता चुके हैं, छोटे सौदे, लेकिन कोई मैं यानी कारोबारी नहीं, मतलब कि मकान का किराया एक तय करना या ये कि भाई कोई पैसा लगाना को ये, तो उनको कहा जाता है जी पहले जरा इंतजार कर लो कि कौन आ रहा है। अरे भाई, किसी के आने से कैसे ये ताल्लुक हो गया, लेकिन ये फजा बहरहाल बना दी गई है। और ये अफसोस की बात है कि ये बात आई है। इसी बायस मैं बार बार इस प्रोग्राम में फरियाद करता चला गया कि यार मती, कौन से आसमानी सहीफे में ये बात लिखी गई है कि आपने ये प्रोसेस 18 से शुरू करना है। सही एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास अपनी ही तारीख में मिसालें मौजूद हैं, मरहूम जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, आर्मी चीफ द देन असलम बेग साहब की तैनाती से एग्जैक्ट 3 महीने पहले नामजद तैनात हो गए। सही, ये बात के रिटायरमेंट से। एक और आपको अहम तरीन वाकया बताऊं, जब ये 6 में गोइयां शुरू हुई, आसिफ अली जरदारी सदर ममलकत हैं, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम हैं कि साहब ये कियानी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं, या ये इनके क्या इरादे हैं। तो 5 महीने पहले, कितने 5 महीने उधर तो 3 महीने पहले हुआ था, 5 महीने पहले रात गए कौम से खताब करते हुए उन दिनों के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऐलान किया कि हमने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी का फैसला किया। आधी रात को उठ के 11:30 बजे के करीब उन्होंने कौम से तकरीबन बिल्कुल सही, 5 महीने पहले। 5 महीने पहले। और उसमें एक बड़ा हसीन इत्तेफाक भी हुआ था कि उस दिन, जिस दिन रात को कौम के साथ ये खताब किया गया, उन दिनों की अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ये पाकिस्तान आई थी। उधर से उनका जहाज गया, इधर कौम से खताब फरमाते हुए मेरे खुद मुख्तार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम ने कौम को ये खुशखबरी सुनाई 5 महीने पहले। तो ये तो हालात है।
तो सर अब की बार शहबाज शरीफ का जहाज जो ही जाएगा तो आर्मी चीफ का नाम की ऐलान उसी दिन होगा, क्योंकि कह रहे हैं 24 को काबीना का इजलास है और 24 को ही तुर्की के दौरे के लिए रवानगी है। तो आपको लग रहा है कि मियाँ साहब का जहाज यहाँ से उड़ेगा तो नया नाम उस वक्त सामने आएगा और ये भारी जिम्मेदारी मरियम औरंगजेब सर अंजाम देगी कौम से खिताब करके? यार ये आप यानी तंजो मजाक से काम ना लें। देखो मेरे प्यारे भाई, तुमने खुद ही अपने इंट्रो में, मैं तुम्हारे इंट्रो को तुम देखते हो कितनी संजीदगी से सुन रहा होता हूँ और दियानतदारी से, संजीदगी से तुमने कहा कि इत्तला ये है लेकिन जराए के जरिए आ रही है, बाकायदा इसकी तस्दीक नहीं की जा रही है। पर अच्छा, आप तवक्को करते हैं ना तो मैं आजम खुद ही अनाउंस करें? मेरे प्यारे, मैं ये तवक्को करता हूं कि अगर वो वाकईतन तुर्की जा रहे हैं तो वो काबीना के इजलास से पहले या बाद में कि यानी ये भी तो हो सकता है ना वो पहले तैनाती का ऐलान कर दें, फिर काबीना को कहें कि जी मैंने इन बुनियादों पे किया है, साथियों को बताएं और आगे बढ़ जाएं। पर कित्थों सर? अरे मैं कहां से तैनाती? समरी है, आ नहीं रही, इनको कोई समरी भी मुझे ये बताओ कि 3 महीने पहले की समरी कहां से आई थी? 5 महीने पहले वाली समरी कहां से आई थी? ठीक है ना, एक रिवायत है। और जो खान साहब के दौर में एक मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि आसिफ नवाज जंजुआ साहब की 3 महीने पहले तैनाती की समरी कहां से आई थी और जनरल कियानी साहब की मुद्दत मुलाजमत में 5 माह पहले अनाउंसमेंट वाली समरी कहां से आई? सर उस वक्त समरी कोई रोकता नहीं था ना, अब तो हालात डिफरेंट है ना भैया। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि क्या समरी तलब भी की गई थी? ये खुद वजीर आजम का फैसला था। समझ आ गई ना बात? लेकिन अब इदारे चालाक हो गए सर, सियाने हो गए, अकलमंद हो गए। फिर आप देखिए, तो इसका मतलब मैं ये फर्ज करूंगा कि अगर तो ये वाकया है और अगर 24 को जाके उन्होंने 25 को आना है तो 25 को हुकूमत तो यही कह रही है ना जी 25 तक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तुर्की के हवाले से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर सकता हूँ कि 1989 की बात है, हमारे बहुत ताकतवर ISI के चीफ हुआ करते थे जनाब मरहूम जनरल हमीद गुल साहब, मेरे साथ वो उनके बहुत इख्तलाफात भी रहे लेकिन वो हमेशा बहुत शफकत करते थे, कभी ये नहीं कहा कि जी मगर सर सुनो मेरी बात। समरी पे है ना सर, समरी भेजनी भी सेक्रेटरी दिफा ने और नए आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन पे दस्तखत भी सेक्रेटरी दिफा ने करने। मेरे प्यारे, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कुछ चीजें होती हैं जो कि रिवायत के मुताबिक जब एक मामूल की कार्रवाई होती है, लेकिन अगर वजीर आजम ये कहे कि आईन के आर्टिकल 243 की अमल पैराई में मुझे कुछ रुकावटें थी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कि जो कुछ भी कवायद में आई एम एक्सरसाइजिंग, मैं उस अपने अख्तियार को बुर्गुए कार लाते हुए XYZ को। तो ये अख्तियार तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 99 को भी इस्तेमाल किया था। यार अब ये है कि मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि वजीर आजम साहब को 243 वाला अख्तियार इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। सिमिलरली उसके नतायज जो भी हो, सुनने मेरी बात, रोक नहीं सकता, आईनी तौर पे नहीं रोक कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जा रही थी तुर्की। आमतौर पर ये होता था उन दिनों जब वजीर आजम जाते थे और आते थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे। मुझे अचानक पीएम हाउस से फोन आया कि जी एयरपोर्ट पहुंच जाए। वजीर आजम साहब, मैं समझा भी कोई इंपॉर्टेंट विजिट होगा और वहां जाने से पहले जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं वाहिद सहाफी था, बाकी बस सीनियर सरकारी अफसर वगैरह मौजूद थे। थोड़ी देर बाद सब खुदा हाफिज वगैरह कह के आ गए तो अभी वो लगा हुआ था वो सीढ़ी, तो नसीरुल्लाह बाबर साहब उतरे हैं और उनके यहाँ ना, उनका तुम्हें पता बड़ा स्टाइल था, हाथ में उनका मलाका कैन वो जो होता था जर्नैलों वाला, और इन्होंने ये वो आए तो मैंने एकदम से, मैं उनके साथ बड़ा मैं ये लिबर्टी ले लेता था। मैंने कहा कि आप तो ये जो लेकर आए हैं फाइल, इसमें तो मैंने कहा दूसरा ये है कि सिर्फ मैं सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हूँ, आपके पास खबर है, आपने मेरे जरिए प्लान करवानी है, मुझे बताइए वो खबर क्या है।
तो उन्होंने कहा शट अप क्या बकवास कर रहे हो। अच्छा, वो करते करते मैं गाड़ी तक उनके पीछे रिपोर्टरों की तरह जरीलो खार होता जाता रहा, जैसे आजकल आप काफ़ी लोगों के पीछे जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जनरल हमीद गुल हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम DJSI, उसके दस्तखत हैं। यूँ फाइल दिखाई मुझे और आपको जनरल नसीरुल्लाह बाबर और उन्होंने इस्तेमाल किया। सर आपको जनरल नसीरुल्लाह बाबर और ख्वाजा आसिफ वह फ़र्क नहीं नज़र आता? कुछ फ़र्क तो काफ़ी है उनका। आपके ख्याल में ख्वाजा आसिफ एयरपोर्ट पे तुर्की जाने से पहले ऐसे फाइल निकाल के आपको देंगे कि हमने नहीं, लगा दी? इस तरह नहीं, वो ये कि मेरा अपना ख्याल है कि वो आके भी कर सकते हैं ना। देखो ना, अगर उन्होंने 25 को वापस आना, देखो हुकूमत की अभी तक सर क्या तुर्की जाना चाहिए एक वजीर आजम को ऐसे हालात में? Why not? नहीं, बल्कि इट विल गिव अ फीलिंग कि थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। उनका जहाज कहाँ लैंड करेगा वापसी पे? कैसे, क्यों भाई, क्या? बल्कि इसका तो उलट भी तो हो सकता है ना। कि वजीर आजम साहब ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि वहां वो जा रहे हैं नजर बाजार को बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले होना, तो वो अगर ये तासुर दे कि यार ये कौन पाकिस्तान में गैर यकीनी की कैफियत फैला रहा है। आप ये मानते हैं कि ऐलान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को खुद करना चाहिए इस नई? सर हर सूरत में वजीर आजम को करना पड़ेगा मौजूदा हड़ाहुड़ी के आलम में। सही। और चाहे वो रेगुलर प्रोसेस के जरिए हो या गैर मामूली हालात में कोई गैर मामूली इकदाम उठाना पड़े, दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ हैज टू कम फॉरवर्ड एंड से मेरे अजीज हमवतनों, मैंने अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए फलां साहब को नामजद कर दिया। अच्छा, शहबाज शरीफ कहेंगे मेरे अजीज हमवतनों? वो क्यों, उनके हमवतन नहीं हो कि पिंडों हो, यानी कि क्या वो कहीं और से हैं? यार क्या बात कर रहे हो तुम हमेशा हर बात का। मैं तुम्हें ये सर आप उन्हें मजीद शेर बना रहे हैं। यार मैं किसी को शेर बनाने वाला कौन होता हूँ? एक बात मैं कैमरे के सामने धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ में हजारों बुराइयां होंगी, शहबाज शरीफ बरादर यूसुफ नहीं बनेगा। ये मैं तारीख के लिए रकम कर रहा हूं, वो बरादर यूसुफ नहीं बनेगा। मगर शेर भी नहीं बनेगा? शेर भी नहीं बनेगा। एक छोटी सी ब्रेक, शेर भी नहीं बनेगा। और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि तैनाती तो अपनी जगह, मगर इमरान खान साहब ने भी पिंडी में एक जगह ताड़ ली है धरने के लिए, और 25 मई के जब ये तवक्को है कि ऐलान हो जाएगा तैनाती का, उसके एक दिन बाद इमरान खान साहब भी जो है वो शायद बगैर समरी के या समरी के साथ पिंडी में, रावलपिंडी में मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च की। कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। नुसरत जावेद साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी के महफूज इलाके में, बल्कि नवाज शरीफ पार्क के अंदर खैमा बस्ती लगाई जा रही है, और नवाज शरीफ पार्क के अंदर वो बैठेंगे। इमरान खान साहब न जाने कब तक बैठेंगे, मगर जो इम्पोर्टेंट बात है कि 25 नवंबर तक हुकूमत की तुमने खूबसूरती नहीं देखी। नवाज शरीफ पार्क में जहाँ खैमा बस्तियां हैं, हाँ, वहां पर बैतुल खला। अच्छा नहीं, अब बताया जा रहा है कि अब वो जगह बदल दी, लेकिन अल्लामा इकबाल, अच्छा नाम बदल दिया, लेकिन खैमा अल्लामा इकबाल पार्क में होगा। लेकिन सुना है कि वो मखसूस काम के लिए नवाज शरीफ पार्क में जगह बनाई जा रही है। तो चले, बट anyway, उन्होंने फिर अच्छा बदला दिया अपनी तरफ से। उन्होंने नहीं देखो ना, वो एक छेड़छाड़ तो जारी रहती है बार। सही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये 26 नवंबर को खान साहब आएंगे रावलपिंडी के अंदर, हाँ। तो उन्होंने आने से पहले आज की जो ताज़ा तरीन तकरीर की है उसमें तो कुछ नई बातें कर गए खान साहब, जो आमतौर पे नई बात करते नहीं हैं, मिसाल के लेकिन या तो उनके जुबान फिसल गई है, हाँ। या वो खुद फिसले हैं। वो कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम में इस्तेहकाम है, जो अभी तक हमारे पास खबरें पहुंची हैं, या तो उनकी स्लिप ऑफ टंग है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पहले ही इतनी स्पेकुलेशन हो रही है। और उन्होंने ये तकरीर की है कि वीडियो लिंक के ज़रिए एक पीटीआई के इकनॉमिक सेल का एक मईशत की कारकर्दगी और दरपेश चैलेंजेस पर सेमिनार था, उसमें उन्होंने कहा है। और फिर ये भी कहा है कि ताकतवर लोगों को कानून के नीचे लाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि नीचे तो वही लाता है ना जो कानून से ऊपर होता है। तो ये कह रहे हैं कि नीचे लाना इतना आसान नहीं है, और हुकूमत की जानिब से एमनेस्टी सिर्फ उनको दी जानी चाहिए जो सनतों में सरमायाकारी करें। और फिर एक और बड़ी बात कह दी
नाम फिर भी नहीं लिया उन्होंने किसी का। उन्होंने कहा जी रियल एस्टेट माफिया जो है वो सबसे ताकतवर है। अब रियल एस्टेट माफिया ढूंढते रहें, नाम शायद वो कभी नहीं लेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट माफिया ने अपनी ताकत का मुजाहरा खान साहब के साथ भी बहुत दफ़ा किया है और बहुत सारी बातें की और कहें कि अब आप देखिए, मैं आपको वन बाय वन इनका जल्दी जल्दी जवाब दे जी। इमरान साहब देखो भाई, बादशाह आदमी है, जो मर्जी वो कहें। सबसे पहली बात यह है कि अगर सदारती निज़ाम इस्तेकाम देता है, ठीक है जी, तो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब वतन अजीज के 10 बरस तक सदर रहे। उनके 10 साल दौर को कहा गया कि अशराए तरक्की, उसका जश्न मनाया जा रहा था। अक्टूबर 1968 से तो उनके खिलाफ तहरीक का आगाज हो गया और 1969 में जनरल याहिया खान को कमान संभालना पड़ा। बिल्कुल सही। जनरल याहिया खान भी सदारती निजाम के तहत ही मुल्क चला रहे थे और 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूट गया। नियाज़ी साहब दी ग्रेट जी। ठीक है जी। तो सदारती निजाम ने कैसे मुझे इस्तेहकाम पहुंचाया? सही। मैं सिर्फ 2 वाकयाती गिनवा दिए ना, अयूब खान नहीं, और फॉल ऑफ ढाका। उसके बावजूद अगर आप दोबारा ये तजुर्बा करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? उसके लिए आपको आइन बदलना है, आइन बदलने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ एक बात पे इख्तलाफ करता हूं कि ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है। मगर जनरल मुशर्रफ का जब सदारती निज़ाम था, उन्होंने इमरान खान को तो इस्तेकाम दिया ना सर, बहुत बड़ा उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली, मौका मिला, उनको पुश मिली। जी हाँ, लेकिन तो सीट एक मिली नियाजी वो उधर मियां वाली से। हाँ, तो ये भी तो सोचे ना यार। नहीं, बात तो बुनियाद देखिए, ये एक बहुत पुराना हमारे यहाँ बहस चलती रहती है। मैं उस फजूल बहस में उलझना नहीं चाहता। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। आप इस तरह की गुफ्तगू कीजिए जब आप इंतखाब ले लें और इंतखाब लेने के बाद आपके पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। उस 2/3 अक्सरियत के बाद आप आइन बदल दीजिए और आइन बदलने के बाद बजाते खुद सदर हो जाइए, जैसे सुल्तान उर्दबान बने। चलिए सर, ये तो उन्होंने ये तो होगी एक बात। अब आ जाए आगे। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें ख्याल आता है कि इस मुल्क में सबसे जो ताकतवर माफिया है वो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट। इससे इससे पहले इसी लॉन्ग मार्च के दिनों में इन्होंने जितने वीडियो लिंक से कौम से खिताब किए हैं, बार बार मुल्क की जो यानी मईशत को इस वक्त जो मसाइल हैं उनका हल क्या बयान करते हैं। कहते हैं मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा कि बंडल आइलैंड वहां जमीन खरीदो। ये कहते हैं या नहीं? बिल्कुल सही। उसके बाद रावी का वो जो प्रोजेक्ट है रोडा, उसको कहते हैं अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जी। तो ये दोनों क्या ये खुद रियल एस्टेट माफिया नहीं बन रहे क्या? एमनेस्टी दी थी खान साहब ने, वो भी रियल एस्टेट को ही देते रहे अपने दौरे हुकूमत में। अब जाके पता चला है कि आप जब खुद जो नुस्खे आप गरीब आदमी को रोजाना बता रहे हैं कि इन चोरों लुटेरों ने मईशत को तबाह कर दिया, उन्हीं को एमनेस्टी भी देते रहे। तो मेरे प्यारों, अब मैं तुम लोगों की जिंदगी संवारने के लिए फौरी तौर पर तो मेरे पास 2 मंसूबे हैं और वो मंसूबे ये हैं, वो दोनों के दोनों रियल एस्टेट से मुताल्लिक और उसमें कह रहे हैं कि वो बंडल आइलैंड की राह में रुकावट डाल रही है सूबाई हुकूमत। शायद सर रियल स्टेट विद इन स्टेट वाला तो नहीं कह रहे शायद। अब मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि एक तरफ जिस चीज को आप पाकिस्तान की मईशत के लिए आप एक धब्बा समझ रहे हैं, रुकावट समझ रहे हैं, खान साहब आप जो नुस्खा है वो रियल एस्टेट का ही दे रहे हैं। खान साहब की तजादात पे अगर यू टर्न पे जाएंगे ना, तो फिर उस पे तो मेरे ख्याल में घंटों लाइव ट्रांसमिशन हो सकती है, टेलीथॉन हो सकती है। मेरा सवाल ये है कि 26 नवंबर को जब वो लॉन्ग मार्च के लिए यहाँ पहुँचेंगे पिंडी के महफूज शहर में, महफूज हाथों में, तो अगर उनकी पसंद के आर्मी चीफ ना आए तो वो क्या करेंगे? भाई नारे मारेंगे? नहीं, मेरा अपना ख्याल है वो धरना देकर बैठ जाएंगे। अच्छा। आप सुन, यानी मेरी असेसमेंट किसके खिलाफ? यार सुन तो लो ना, मैं आई कैन बी इंटायरली रॉन्ग। ठीक है। और ये कोशिश ये करेंगे कि ये अदालत से रुजू करें। ठीक है। और फिर सुप्रीम उसमें वो ये इस तरह की नंबर 1 इनकी पहली तरजीह ये होगी कि आरिफ अलवी साहब उस पर दस्तखत करने से थोड़ा सा हिचकिचाहट 1-2 दिन लगाएं। अच्छा। जब वो 1-2 दिन लगाएं, हाँ, तो जाहिर है वो कुछ ना कुछ उसका जवाब शायद लिख कर पेश करे। मतलब अलवी साहब बाज नहीं आने लगे यार?
मैं तो एक वॉर गेमिंग कर रहा हूँ। सर वो सुप्रीम कमांडर हैं आर्म फोर्सेस के, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर, वो कैसे इस तरह की हरकत कर सकते हैं? सुप्रीम कमांडर को एक सूबेदार मेजर जरा फोन ते करे ते चाह मंगा के दहा छोड़ा करोला यार, एक अलामती चीजें होती हैं बस। ठीक है, सुप्रीम कमांडर जैसे यानी कि वजीर आजम भी तो चीफ एग्जेक्टिव होता है ना। वैसे तो सदर मामले और वजीर आजम चीफ एग्जेक्टिव है ना। हाँ, ये तो उनकी देख रहे हो ना बेबसी आ रही है ना नजर। और अल्लाह, बल्कि आप तो दुआ मांगा करेंगी माएँ, कुछ अरसा गुजर जाने दे, या अल्लाह मेरे बच्चे को चीफ एग्जेक्टिव कभी ना बनाना, क्योंकि कोई फांसी लगता है, कोई ताहयात नाहल होता है, कोई जलावतन होता है। तो वो ये इसी तरह का सुप्रीम कमांडर है। एक फिल्म बनी थी 7 लाख, वो एक हमारे सैफुद्दीन साहब शायर होते थे, बनाई थी। उसमें ये था ये 7 लाख रुपए हैं, इन्हें तुम गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कमांडर है, जो सुप्रीम कमांडर खुद को कहला सकता है लेकिन कमांड नहीं कर सकता। मतलब कि शहबाज शरीफ साहब भी सबरी पढ़ सकते हैं लेकिन फैसला नहीं कर सकते। वो उनका भी आलम कोई इसी तरह का है। अच्छा, तो अपना मजाक क्यों उड़ाएं? अगर हालात खराब होते हैं, अगर हालात खराब होते हैं। अच्छा नहीं, पहले मेरी सुन लो। मेरा अपना ये ख्याल है कि दरीसना जब ये हाड़ा हुड़ी जारी होगी इनकी वॉर गेमिंग के मुताबिक, तो ये अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएंगे कि साहब ये देखिए पाकिस्तान में ये हालात हैं, और एक भगोड़े, चोर, लुटेरे और मफरूर ने मिलकर ये नामजदगी कर दी जो कौम को काबिल कबूल नहीं और है। सर ये अदलिया आधी रात को खुल जाएगी। व्हाई नॉट? अगर वो वाकई इस तरह इस मामले पे भी बाबू, अगर वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर, आखिर वो पिंडी में क्यों बैठे हुए हैं भाई? ये तैनाती बुनियादी तौर पर पिंडी से मुतल्लका है ना, ये पिंडी वाली बात। वहां अगर वो लाखों आदमी न सही एक निफरा हुआ हुजूम लेट से रिस्पेक्टेबल जमा कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे जब तक के एक सही मानों में फैसला नहीं होता। कमांड बहरहाल पाकिस्तान हम ऐसे मरी रोड बंद हो जाएगा, लियाकत बाग आबाद हो जाएगा एक बार फिर भाई। लेकिन उससे देखो कुछ दिनों के लिए एक तहरीक का धरना था ना, तो क्या बा हो गई थी मुल्क के अंदर। तो ऐसे में आपके ख्याल में वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? वफाकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी करना है वो सूबाई हुकूमत करेगी। और वैसे तो अगर जिंदगी मामूल के मुताबिक हो मियाँ, तो अंग्रेज के जमाने से ये दस्तूर चला आ रहा है, लिखा हुआ है आपके, ये नहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर मकामी इंतजामिया और पुलिस हालात काबू से बाहर हो जाए तो वो आर्मी से रिक्वेस्ट करती है एड एंड असिस्टेंस ऑफ द सिविल पावर। लेकिन ये मामला 2 दिन तक ही रह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि फिर 28 नवंबर को 29 को बल्कि जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 दिनों के अंदर करना है जो कुछ करना है, वफाकी हुकूमत ने भी 3 दिनों के अंदर करना है जो कुछ करना है, और एस्टेब्लिशमेंट ने के पास भी सिर्फ 3 दिन का। अब अगर फर्ज करो ये डेडलाइन है 3 दिनों की। अब बच्चे मैं एक बिल्कुल आपके आगे बिल्कुल खुदा की कसम से खबर नहीं है, एक मफरूजा बयान कर रहा हूँ। ठीक है। लेट्स से के चेंज ऑफ कमांड की तकरीब 29 को शाम बवक्त असर होनी, उसके लिए हम किसी बहुत सुबह के वक्त होती है जब भी होती है। चलो यार सुबह जी भाई मेरे मुझसे गलती हो गई भैया है जी, फजर की नमाज के बाद आप सही तकरीब 29 की सुबह चेंज सर 3 दिन है, एक लम्हा कीमती है। जी सर। यार जो मैं इल्तिजा करना चाहता जी सर, आप उस गरा कद्र तकरीब के लिए आप किसी बहुत ही हमारे करीब तरीन मुल्क के सरबराह को मदऊ कर लेंगे जी, आप भी ये देखें। अच्छा, तो फिर क्या होगा? वज़ीर आज़म तो उसमें मदऊ नहीं होता है, तो सरबराह को क्यों मदऊ करेंगे सर? कभी नहीं हुआ ऐसे सर। अच्छा भाई, यानी कि रिवायात बनाई भी तो मैं एक ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी नाजुक मामला अच्छा, है। फर्ज करें आपने किसी को मदऊ नहीं भी किया, गैर मुल्की VVIP को, ठीक है, वजीर आजम भी नहीं है, लेकिन इटसेल्फ ये तकरीब तो 29 को होना पड़ेगी ना। अगर हुई तो तब, नहीं तो फिर उसके बाद तो क्योंकि खान साहब इसलिए नहीं आए कि वो चेंज ऑफ कमांड की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। आप फिर देखिए ना, फिर आप तो उन हालात की बात कर रहे हैं
जो मेरे और आपके अभी तो वहमो गुमान में नहीं आ सकती ना। हम तो ये कर रहे हैं कि यार ये है, ये किताबों में लिखा है, ये तारीखें हैं, ये है, वो है। इसमें से अगर कोई अनहोनी होनी है तो भैया मैं और तुम यहाँ कैमरे के सामने बैठकर तो उसको रोकने से रहे, हमारे पल्ले क्या है? हम तो उसको शायद अनहोनी भी नहीं कह पाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि इस तमाम हालात के अंदर हमारी तमाम तवज्जो तैनाती की तरफ तो है और लॉन्ग मार्च की तरफ, मगर जो मामला पाकिस्तान की मुआशी सिमत का है उस तरफ भी कोई देख रहा है या नहीं। किस किस्म की बातें हो रही हैं और क्या मईशत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में नुसरत जावेद साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में एक नेशनल इकनॉमिक डेवलपमेंट कमेटी या काउंसिल एक बनी थी, मुझे याद आ रहा है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा को भी बड़ा एक रुकन बनाया गया था। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका भी पाकिस्तान की मईशत में अमली तौर पे भी और कुछ माहिराना राय के ज़रिए भी बड़ा किरदार रहा है। तो ये तो एक आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो इबाम है, तो इसका भी कोई ताल्लुक है जिस किस्म का मुआशी तौर पे इबाम पैदा हो रहा है या पैदा किया जा रहा है पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल से? तो नए जो हमारे मुआशी माहिर हैं वो कौन हो सकते हैं और कितने जल्दी ये फैसला होना चाहिए? भाई मेरी बात का बुरा ना मानना, इसमें सबसे ज्यादा बुरा किरदार बुनियादी तौर पर हम अदा कर रहे हैं। हम सहाफ़ी रोजाना की बुनियाद पर एक खबर आती है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। अब दिवालिया होने की बात करनी है तो पाकिस्तान का जो आम आदमी है, दिहाड़ीदार है या कम तनख्वाहदार है, वो तो उसी दिन दिवालिया हो गया जब पै दर पै आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। उसके बाद जब अगस्त में उसके बिजली के बिल आए तो वो दिवालिया हो गया। 100 रुपया फर्ज करो अप्रैल में जो वो घर लेकर जाता था, आज वो 100 रुपया लेकर जाए तो उसकी वैल्यू हकीकी आज कुव्वत खरीद के एतबार से वो 70 रुपए है। तो गरीब आदमी तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। तो साफी अब आप जिसको मैं बताता हूं ना, अब हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान की रियासत, उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब मईशत के पीएचडी पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हुए, और मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं, बखुदा मैं उनकी मजम्मत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे आम आदमी के लिए और रही सही कसर जो है वो सैलाब ने पूरी कर दी। हो गई बात। अब ये जो ढोल बजाया जाता है ना, उन्हीं खबरों को पढ़ो, रोज खबर आती है कि जी आज आई हुई है वो। तो फिर हुकूमत का क्या काम है सर? ढोल तो पीट रहे, मीडिया का काम है ढोल पीटना ना, लेकिन बेबुनियाद। देख मेरे अब वो ढोल एक रह गया, वो भी ना पीटे। प्यारे खुदा का वास्ता है, आजादी सहाफत के आप वाहिद चैंपियन नहीं हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो सर लेकिन मेरे प्यारे, आप जब एक खबर देते हैं तो उसकी कोई बुनियाद बनाते हैं ना। आज भी जो खबर छपी हुई है इरम जैदी साहिबा की है, उसमें भी बुनियाद आप क्या बना रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2020 को $1 बिलियन की अदायगी करनी है स्कूक बॉन्ड। सही, उस पे वो शायद हम अदा नहीं कर पाएंगे। एक रेटिंग एजेंसी कह रही है कि उसकी अदायगी जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। और उस सारे में ये कह रहे हैं साथ ही एक फैक्टर, ठीक है, मैंने कम से कम 2 प्रोग्राम किए जिसमें मैंने कहा यार सिर्फ एक बेस पॉइंट नहीं होता दिवालिया बनाने का, कि 2-3 मरतबा बयान कर चुका। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आपका वजीर खजाना, जिसके पास खजाने की कुंजी है, उसने कैटेगोरिकली इसके बारे में कुछ कहा है, आपको याद है मेरे भाई? अगर है तो बता दें, वो सुनवा दें हमें। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की तखीर नहीं है। इंशाल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफॉल्ट के नजदीक भी ना जाए। अच्छा, आपने सुन लिया, वजीर खजाना तो कह रहे हैं, इंशाल्लाह कह रहे हैं यार।
वो इससे ज्यादा क्या हो सकता अरे है? नहीं प्यारे मेरे भाई, देखो एक बंदा कैटेगोरिकली ठीक है पाकिस्तान का वजीर खजाना कह रहा हमें है वजीर खजाना पे तो एतबार करना और चाहिए। मैं बिल्कुल, उन पर एतबार करने को तैयार हूं। बिल्कुल सही। और ये जो CDS बता रहे हैं, क्योंकि $1 बिलियन देना है यार पाकिस्तान ने, वो अदायगी देखिए। दिवालिया जो होता है ना कोई मुल्क, बस श्रीलंका दिवालिया क्यों हुआ? जब आप खुदा न खास्ता IMF को, वर्ल्ड बैंक को, या फर्ज करें आपने अमेरिका से कर्जा ले रखा है, चीन से कर्जा ले रखा है, और इस जिन भी लोगों से बात करें वो ये साथ कहते हैं कि साहब इसकी बुनियादी वजह जो है ना पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है। सही। और भाई, इसका सियासी अदम इस्तेकाम कौन फैला रहा है? वो भी सिर्फ सहाफ़ी फैला रहे हैं रसल साहब। मैं यार फिर वही बात मैं ये कह रहा हूं कि सहाफ़ी उस हद तक जिम्मेदार हैं ठीक कि है। एक पॉइंट, सिर्फ एक चीज को बेस पॉइंट बना के ढोल बजा रहे हैं। चलें ठीक। दूसरा, सियासी इस्तेकाम के मैं और तुम जिम्मेदार नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो हैं जिनकी वजह से वो 18 पे अटके हुए थे और मामला 18 और 25 के दरमियान लटक रहा है और हर बंदा केड़ा हो रहा है। बात यह है कि दिवालियापन जो है वो एक ख़तरा तो रहता है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में, मगर इतनी सी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी दिवालियापन का भी शिकार है। ये कहे। और आप ये देखें कि इस सियासी दिवालियापन के पीछे सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, वो भी गैर सियासी लोग हैं जिन्होंने कसम उठाई हुई है कि हम सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो हमें ये मानना तो पड़ेगा। और जहाँ तक सहाफ़ी की बात है, बेचारे पिटते रहते हैं, तो उनको कोई खबर आ जाए तो वो उसका ढोल भी ना पीटें तो और क्या करें। सहाफ़ी प्रोग्राम से नहीं है ना यार, एक नहीं खबर ही होती है आप मतलब है कि ये कि अच्छा भाई ये इस पे मैं आज़ादी इजहार का, सहाफत का दुश्मन हूँ और आई एम प्रो सेंसरशिप। बती साहब जिंदाबाद। अगर आप दुश्मन हैं तो सर फिर हम खुश हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हद ही हो गई। इस तरह की रहनुमाई तो हमें हर वक्त चाहिए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।